सुबह 8 बजे की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को यूपी में पहली रैली करने जा रहे हैं और ये रैली होगी मेरठ में 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है और इसी वजह से पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो मेरठ से शंखनाद होगा। अपने पूरे चुनावी कैंपेन का पीएम करेंगे इस प्रचार की शुरुआत। शंखनाद मेरठ से होगा। 31 मार्च को पीएम की रैली यहां पर होने जा रही है और उनके साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। पहले फेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटिंग का दिन। पश्चिम यूपी की 8 सीट्स पर वोटिंग होनी है और उन तमाम सीट्स को साधने के लिए जो शंखनाद है वो मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएलडी अध्यक्ष आरएलडी प्रमुख की मौजूदगी में करने जा रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सीएम योगी नजर आने वाले हैं। आज मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में जनसभाओं का कार्यक्रम है और आज से 31 मार्च तक 5 दिन में 15 जनपदों में वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। 15 जिलों में पार्टी के लिए सभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें। आज से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार की शुरुआत करने जा रहे हैं। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद से उनकी शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को मेरठ में जनसभा करेंगे। तो सीएम योगी कैसे मिशन 80 को साधने के लिए अपने इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद आज यहां पर इनका तयशुदा कार्यक्रम रहने वाला है। इस मिशन 80 को साधने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कर 28 मार्च यानी कि कल बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में पहुंचेंगे। यहां पर सभाएं होंगी योगी आदित्यनाथ की और 29 मार्च शुक्रवार को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रहेंगे। आगे बढ़ते हुए 30 मार्च की बात करें यानी कि शनिवार के दिन बागपत, मोदीनगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए, रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं 31 मार्च रविवार को बरेली, रामपुर और पीलीभीत पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में लगी हुई है। इसके लिए हर उस रणनीति पर काम किया जा रहा है जिससे जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। जानकारों के मुताबिक चुनावी वक्त में केजरीवाल इस गिरफ्तारी को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हर कीमत पर जनता के बीच एक सहानुभूति की लहर पैदा करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि जनता के बीच ये संदेश भेजा जाए कि हालात कितने भी मुश्किल हों, केजरीवाल सिर्फ जनता के बारे में ही सोचते हैं। फिर इसके लिए कैंडल मार्च निकालना हो या फिर थाली बजाकर गली मोहल्लों में केजरीवाल को रिहा करो अभियान चलाना हो। वहीं आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के वकील भी आज दिल्ली की अदालतों में केजरीवाल के समर्थन में अभियान चलाएंगे। दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी और रोड पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। सवाल है कि 24 के चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसे फायदा होने जा रहा है। पीएम मोदी पहले ही नारा दे चुके हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। और देखिए वहीं शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुबह इस मामले की सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने हालांकि तत्काल सुनवाई की अपील की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी गई। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दरअसल सीबीआई ने यह मामला 20 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल की शिकायत के बाद दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शराब नीति को बनाते वक्त पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों, संस्थाओं समेत आम आदमी पार्टी नेताओं ने मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। आरोप ये भी लगाया गया था कि शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थी। ये खामियां कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंस धारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। इस मामले में सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। 15 मार्च 2024 को इस मामले में के कविता को भी गिरफ्तार किया गया था।
31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही रैली के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। पार्टी मीटिंग के साथ साथ RWA एनजीओ सामाजिक संगठनों को भी न्योता दिया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तहत आम आदमी पार्टी ने अपने नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने जा रही रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी विधायकों ने सभी विधानसभाओं में बैठक की। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। आम आदमी पार्टी ने रैली को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया है। आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस तानाशाही के खिलाफ रामलीला मैदान में आकर के शांतिपूर्वक अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आह्वान करेंगे। रैली को कामयाब करने के लिए आम आदमी पार्टी कई संस्थाओं को निमंत्रण दे रही है, जिसमें युवा, छात्र, RWA एनजीओ सामाजिक संगठन भी शामिल हैं। घर घर जाकर भी लोगों को बुलाने की तैयारी है। दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जनता के साथ बैठक भी कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अपील की गई है कि सीएम केजरीवाल को आदेश या निर्देश जारी करने से रोका जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, आदेश निर्देश देने से रोका जाए अरविंद केजरीवाल को। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ये याचिका। जेल से सरकार चला रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि अब तक 2 आदेश वो जारी कर चुके हैं और लगातार आदेश जारी कर वो जो उनके मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन आदेशों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में इन तमाम आदेशों के खिलाफ भी बीजेपी आरोप लगा चुकी है। तो क्या ईडी की कस्टडी में रहकर सरकार का कामकाज हो सकता है? क्या ये कामकाज किया जा सकता है? और क्या जेल से सरकार चलाना किसी मुख्यमंत्री के लिए व्यवहारिक हो सकता है? क्या कहते हैं कानूनी जानकार, आइए जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में हो, पुलिस कस्टडी में हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में हो या किसी और एजेंसी की कस्टडी में हो और रिमांड कोर्ट से मिला हो क्वेश्चनिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बिना इन्वेस्टिगेटर के परमिशन के कोई भी पत्र लिखना, कोई भी आदेश देना, एक तो उसकी वैधानिकता नहीं है। दूसरा, जब रिमांड ऑर्डर हुआ तो रिमांड ऑर्डर के समय माननीय अदालत ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और निर्देश जारी किए, यानी कोई पत्र लिखने से पहले, कोई आदेश जारी करने से पहले, कुछ और जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वाह करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी अति आवश्यक होगी। ऐसी परिस्थितियों में जो दोनों आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं उसकी कितनी कानूनी वैधानिकता है? क्या वो काउंटर साइन हुए हैं? क्या किसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल को कॉन्फिडेंस में लेकर के और उनकी परमिशन के बाद ये लिखा गया, या वो ऐसे ही लिखा गया, या कब लिखा गया? क्योंकि मुलाकात भी जब तक कि इन्वेस्टिगेटर यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट परमिशन नहीं देता था, किसी से मुलाकात भी नहीं हो सकती। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। उसके बाद 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। शनिवार 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बाद में 19 अप्रैल को मतदान का दिन है। तो पहले फेज की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होनी है और उसके लिए नामांकन भरने का आज है आखिरी दिन और उसके बाद कल स्क्रूटनी होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिन प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन नहीं दाखिल किया है, आज का दिन आखिरी दिन है। आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण है, उसके लिए आज की तारीख बेहद जरूरी। तो पहले चरण में 19 अप्रैल 102 सीटों पर मतदान होना है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सेकेंड फेज पोलिंग जो है वो 26 अप्रैल को है। हम आपको पूरा कैलेंडर दिखा रहे हैं। 7 चरणों में 24 के चुनाव का। तीसरा फेज जो है वो 7 मई 94 सीट्स पर वोट पड़ेंगे। और अगर हम चौथे फेज की बात करें, चौथा फेज 13 मई को है। 96 सीट्स पर मतदान होंगे और इसके अलावा 49 सीट पर 20 मई को 5वें फेज की पोलिंग है। 6th फेज की बात करें तो 25 मई को वोटिंग होगी। 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 7वें यानी कि आखिरी चरण में 1 जून 57 सीटों पर इस दिन होगा मतदान और 3 दिन बाद यानी कि 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में राजस्थान की 2 सीटों और मणिपुर की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। राजस्थान के करौली, धौलपुर और दौसा पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव और दौसा से कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में मणिपुर की 1 सीट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने राज्य के मौजूदा कानून मंत्री वसंत कुमार सिंह को मौका दिया है। मंत्री वसंत कुमार बिष्णुपुर से विधायक भी हैं। इस दौरान पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उधर पंजाब में बीजेपी ने अकाली से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और अकाली दल में सहमति नहीं बन पाई। अकाली दल की कोर कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसे लेकर बीजेपी को कड़ी आपत्ति थी। इनमें राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे, एनएसए खत्म करने, फिरोजपुर और अटारी बॉर्डर खोलने जैसे मुद्दे शामिल थे, जिस पर बीजेपी सहमत नहीं थी। उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ ही बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनावों का प्रचार बस शुरू ही होने वाला है और पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। खासकर बीजेपी के प्रचारकों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पीएम मोदी का नाम है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम है। लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, वीरेंद्र कुमार खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम शामिल है। वहीं मुख्यमंत्रियों की बात करें तो लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का नाम भी शामिल है। लिस्ट में कई राज्यों के डिप्टी सीएम भी प्रचार मैदान में उतारे गए हैं। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूपी के केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। बिहार में खबर है जहां पर महागठबंधन के बीच सीट के बंटवारे का पेच अब तक फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आरजेडी की 6 सीट देने के सुझाव को कांग्रेस मान नहीं रही है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जैसे ही महागठबंधन एक नतीजे पर पहुंच रहा होता है, तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस को बिहार में सिर्फ 6 सीटें नहीं चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी का फॉर्मूला पसंद नहीं आया। आरजेडी ने 6 लोकसभा सीट का ऑफर दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, औरंगाबाद, सासाराम, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय सीट पर दावा किया था, लेकिन आरजेडी ने कहा कि सीट जीतने का दावा होना चाहिए। इसी बंटवारे को लेकर दोनों में तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हाल ही में पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर दावेदारी को लेकर भी महागठबंधन में दरार दिखी थी। ये दरार खाई न बन जाए, इसके लिए आरजेडी कांग्रेस दोनों में इस बात को लेकर सहमति बन गई और सीट पप्पू यादव के खाते में चली गई। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सीटों को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति आज शाम को एक अहम बैठक करने जा रही है। लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। देश के तमाम राजनीतिक दल चुनावों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सीटों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई अन्य नेता शामिल होंगे और माना जा रहा है कि कांग्रेस इन राज्यों की सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर लेगी। तो वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 4 और तमिलनाडु के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ की सुरुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कंकेर से ब्रेश ठाकुर को चुनाव का टिकट दिया गया है। वहीं तमिलनाडु की माइल दूत हुरानी लोकसभा सीट से एडवोकेट आर सुधा को टिकट दिया गया है। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी का मामला अभी थम नहीं पा रहा है और इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी के परिवार को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। दीदी की गोवाते हमें गोवार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो, डॉक्टर में हाँ ठीक करो। टीएमसी की नेता सुष्मिता देव ने दिलीप घोष के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी को महिला विरोधी बताया। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। वहीं टीएमसी नेता कीर्ति झा आजाद ने दिलीप घोष की आलोचना करते हुए पोक्सो एक्ट के तहत दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है, वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विवादित बयान को लेकर दिलीप घोष से सफाई मांगी है। तो वहीं पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित और बशीरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी और रेखा पात्रा के बीच क्या बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब, और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। वहीं रेखा पात्रा ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बशीरहाट से उम्मीदवार बनाकर जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी तरह निभाएंगे और महिलाओं के हित की लड़ाई लड़ती रहेंगी। संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन की साथ हम लड़ेंगे, लड़ाई आगे जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 31 मार्च से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी और नादिया जिले की कृष्णा नगर सीट से पार्टी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के समर्थन में जनसभा करेंगी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 31 मार्च से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने वाली हैं। ममता बनर्जी 10 मार्च को अपने घर में गिर गई थी, जिसके बाद उनके सिर में चोट आई थी और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। सीएम ममता बनर्जी अब ठीक हो चुकी हैं और फिर से चुनाव प्रचार करने को तैयार हैं। ममता बनर्जी 31 मार्च को नादिया जिले से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और कृष्णा नगर में रैली को संबोधित करेंगे। इस सीट से टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनकी लोकसभा सदस्यता पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सस्पेंड कर दी गई थी। वहीं राणाघाट में भी सीएम ममता बनर्जी की चुनावी रैली होगी, जहां वो टीएमसी उम्मीदवार मुकुंद मणि अधिकारी के लिए प्रचार करेंगी। टीएमसी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 मार्च को कोलकाता में रैली के दौरान सभी 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मच गया है। जिला इकाई ने लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। जिला कार्यकारिणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजम खान के आदेश पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इस मौके पर कार्यकारिणी ने कहा कि ये चुनाव अब चुनाव ही नहीं रहा। इस मौके पर कार्यकारिणी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के नाम से बिना हस्ताक्षर किया हुआ खत भी जारी किया। इसमें आने वाले चुनाव पर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात की थी। पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन अब तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो वहीं दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी अब गेंद अखिलेश के पाले में डाल दी है। इन हालात में और हमने ये लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा
प्रत्याशी खड़ा हो, क्या हो, कल क्या हाईकमान से ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए। जी न्यूज़।